बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हमने जो टॉपिक करना है वो है ग्रेम पॉजिटिव रॉड्स। ग्रेम पॉजिटिव रॉड्स की फर्दर होती है हमारे पास क्लासिफिकेशन दो तरह से, स्पोर फॉर्मिंग एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग। स्पोर फॉर्मिंग में आ जाते हैं हमारे पास दो स्पीशीज़ बेसिलस एंड क्लॉस्ट्रीडियम। अब बेसिलस की अगर हम बात करें तो बेसिलस में हमारे पास दो पैथोजेंस आ जाते हैं, बेसिलस एंथ्रेसिस एंड द बेसिलस सीरियस। क्लॉस्ट्रीडियम की बात करें तो हमारे पास चार आ जाते हैं इसमें पैथोजन, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस एंड क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल। इन सबको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। एंड देन नॉन स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स। नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्रेम पॉजिटिव रॉड्स में आ जाते हैं हमारे पास कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस एंड द गार्डिनेला वेजिनाइलिस। अब हम बात करते हैं जी बेसिलस की। बेसिलस में हमारे पास दो तरह के आते हैं, बेसिलस एंथ्रेसिस एंड बेसिलस सीरियस। सबसे पहले हम बेसिलस एंथ्रेसिस की बात करें तो ये कराता है एंथ्रैक्स। वो एंथ्रैक्स जो होता है कॉमन होता है एनिमल्स में, लेकिन ह्यूमन में भी कराता है। ह्यूमन में तीन तरह के एंथ्रैक्स होते हैं, क्यूटेनियस एंथ्रैक्स, पल्मोनरी एंथ्रैक्स जिसको हम इनहेलेशनल एंथ्रैक्स भी कहते हैं, एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंथ्रैक्स। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमें पता है कि ये ग्रेम पॉजिटिव होता है, रॉड होता है, स्क्वायर एंड्स होते हैं, चेंज में प्रेजेंट होता है। एंटीफेगोसिटिक कैप्सूल होता है जो बना होता है डी ग्लूटामेट से। बाकी जितने भी कैप्सूल्स हैं वो सारे पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं, लेकिन जो हमारे पास बेसिलस एंथ्रेसिस का कैप्सूल है वो डी ग्लूटामेट से बना होता है। अब ये जो होता है बेसिलस एंथ्रेसिस वो नॉन मोटाइल होता है, जबकि बाकी जो मेंबर होते हैं स्पीशीज़ के वो मोटाइल होते हैं, ठीक है। एंड देन अब हम बात करते हैं इसकी ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन होती है इसकी, स्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है, और स्पोर्स परजिस्ट करते हैं सॉइल में काफ़ी सालों तक। फिर क्या होता है, अगर ह्यूमन की स्किन हो गई इन्फेक्ट, स्किन को लग गया कट या कोई भी ट्रॉमा हो गया, तो क्या होगा कि जो हमारे पास अगर वो सॉइल के साथ एक्सपोज हुई वो स्किन, तो स्पोर्स जो होंगे जो एनिमल प्रोडक्ट्स पे प्रेजेंट होते हैं जैसे वूल वगैरह पे प्रेजेंट होते हैं, वो इंटर हो जाएंगे उस वाउंड के थ्रू बॉडी के अंदर और हमारे पास करा देंगे क्यूटेनियस एंथ्रैक्स। फिर क्या होता है कि हम जो स्पोर्स होते हैं उनको इनहेल कर सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में, इसकी वजह से हमारे पास पल्मोनरी एंथ्रैक्स हो सकता है। एंड देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंथ्रैक्स कैसे ट्रांसमिट होता है कि हम अनकुक्ड मीट या कंटामिनेटेड मीट को इंजेस्ट करेंगे तो उस टाइम हमारे पास जीआईटी एंथ्रैक्स हो जाएगा। अब जो अगली बात उन्होंने ये बताया कि जो इनहेलेशनल एंथ्रैक्स होता है ना वो कम्युनिकेबल नहीं होता पर्सन टू पर्सन से, हालांकि बहुत स्वेयर इन्फेक्शन होते हैं। अब इसकी रीज़न क्या होती है कि जब इनहेल किया हमने, लंग में गया, लंग से ऑर्गेनिज्म किधर चला जाएगा, मीडियास्टिनाइड लिम्फ नोड्स में चला जाएगा, वहाँ पे हेमोरेजिक मीडियास्टिनाइटिस कराएगा, मीडियास्टिनेट से ब्लीडिंग कराएगा मीडियास्टिनम से, क्योंकि लंग्स को फ़ौरन से लीव कर देता है ना, लंग्स से एकदम से ये मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स में चला जाता है, इस वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू ट्रांसमिट नहीं करता, कम्युनिकेबल नहीं है, एक बंदे से दूसरे बंदे में नहीं जाता। पैथोजेनेसिस की बात करें तो इसमें दो तरह के एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम कलेक्टिवली कहते हैं एंथ्रैक्स टॉक्सिन। अब दो एक्सोटॉक्सिन कौन कौन से होते हैं, वन इज़ एडिमा फैक्टर एंड अनदर इज़ लीथल फैक्टर। अब दोनों में दो तरह की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है, प्रोटीन ए एंड प्रोटीन बी। अब जो प्रोटीन बी है ना, बी फॉर बाइंडिंग, ठीक है, इस सब यूनिट को कहते हैं हम प्रोटेक्टिव एंटीजन, और जो ए सब यूनिट है उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। अब हम बात करते हैं इसके टॉक्सिन्स की। अगर इसमें एक बहुत बात बता देती हूँ कि जो प्रोटेक्टिव एंटीजन है ना, यानी कि जो बी सब यूनिट है जो प्रोटेक्टिव एंटीजन है, वो क्या करती है, वो पोर्स बना देती है ह्यूमन की सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब जब ह्यूमन की सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर बन गया तो जो एडिमा फैक्टर है और जो लीथल फैक्टर है वो सेल के अंदर इंटर हो जाएगा और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब हम देते हैं हमने बी के, हमने जो हमारे पास बाइंडिंग सब यूनिट है उसका फंक्शन देख लिया कि वो पोर्स बनाएगी और उसकी वजह से एडिमा फैक्टर एंड लीथल फैक्टर इंटर कर जाएंगे सेल के अंदर। अब हम फंक्शन देखते हैं एडिमा फैक्टर और लीथल फैक्टर का। जो एडिमा फैक्टर है एक्सोटॉक्सिन है, ठीक है, क्योंकि याद रखना है जो ग्रेम नेगेटिव होते हैं वो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ग्रेम पॉजिटिव एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करते। ग्रेम नेगेटिव एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जो एडिमा फैक्टर है, क्योंकि ग्रेम पॉजिटिव है इसलिए एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है जिसे कहते हैं हम एडिनाइलेट साइक्लेज। अब ये एडिनाइलेट साइक्लेज क्या करेगा, सीएमपी की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। अब जो सीएमपी है ना, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर चैनल्स होते हैं ना, उनकी करा देता है फास्फोराइलेशन। जब उन चैनल्स की फास्फोराइलेशन होगी तो जो हमारे पास फ्लूइड होगा वो सेल से निकल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाएगा और वहाँ पे दिखेगा एडिमा। दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज एडिमा फैक्टर। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल कॉलरा टॉक्सिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरह ही है। कॉलरा टॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज द लीथल फैक्टर। लीथल फैक्टर क्या होता है, प्रोटीएज होता है। प्रोटीएज मतलब कि प्रोटीन का क्लीवेज कराएगा। अब कौन सी प्रोटीन का क्लीवेज कराएगा, फास्फोकाइनेज का क्लीवेज कराएगा। जब फास्फोकाइनेज का क्लीवेज हो जाएगा तो हमारे पास मैप काइनेज की एक्टिवेशन नहीं होगी, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे नहीं चलेगा और उसकी वजह से अब जो मैप काइनेज होता है ना, उसने ह्यूमन की सेल्स को ग्रोथ को कंट्रोल करना होता है। जब हमारे पास फास्फोकाइनेज इनहिबिट हो गया, मैप काइनेज इनहिबिट हो जाएगा, तो उसकी वजह से ह्यूमन सेल की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी।
एंड देन ये हो गया हमारे पास पैथोजेनेसिस की बात। क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें तो जो हमारे पास क्यूटेनियस एंथ्रैक्स होता है उसमें हमारे पास पहले बनता है पेनलेस अल्सर, दरमियान में आ जाता है ब्लैक स्कार। ब्लैक स्कार का मतलब ये है कि हमारे पास सेंट्रल में नेक्रोसिस हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये क्यूटेनियस एंथ्रैक्स है ये दरमियान में नेक्रोसिस हुई हुई है और इर्द गिर्द हमें एडिमा दिख रहा है। एडिमा फैक्टर की वजह से होता है और दरमियान नेक्रोसिस लीथल फैक्टर की वजह से होती है। उसके बाद इसको हम मैलिग्नेंट पस्ट्यूल भी कहते हैं। अनट्रीटेड होगा तो बैक्टीरिया हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। पल्मोनरी एंथ्रैक्स को हम वूल सॉर्टर्स डिजीज़ भी कहते हैं। वही रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम्स आएंगे, इन्फ्लुएंजा की तरह के, कफ वगैरह होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सबस्टर्नल प्रेशर, स्टर्नम के नीचे हमें प्रेशर फील होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हेमरेजिक मीडियस्टिनाइटिस, मीडियस्टिनम से ब्लीडिंग होगी, प्लूरल इफ्यूजन्स हो जाएंगे, सेप्टिक शॉक हो जाएगा एंड डेथ हो जाएगी। ऑल्दो यहाँ पे लंग्स इन्फेक्टेड है लेकिन हम जब एक्सरे कराएंगे तो हमें कोई न्यूमोनिया की तरह के सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, लेकिन एक्सरे पे जब हमें मीडियस्टिनल वाइडनिंग दिखेगी तो दैट इज़ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ पल्मोनरी एंथ्रैक्स। जीआईटी एंथ्रैक्स में हमारे पास वॉमिटिंग आ जाएगी, एब्डोमिनल पेन आ जाएगा एंड ब्लडी डायरिया आ जाएगा। लैब डायग्नोसिस की बात करें तो लैब डायग्नोसिस में हमारे पास लार्ज ग्रेम पॉजिटिव रॉड्स दिखेंगे चेन में, ठीक है। स्पोर्स हमें स्मीर में नहीं दिखते। अब रीज़न क्या होती है, स्पोर्स तब बनते हैं जब न्यूट्रिएंट्स इनसफिशिएंट होती हैं और जो हमारे पास इन्फेक्टेड टिश्यू होता है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्लेंटीफुल होती हैं, इस वजह से हमें स्पोर्स नहीं दिखेंगे। नॉन हिमोलिटिक कॉलोनीज़ दिखेंगी हमारे पास ब्लड एगर पे। कॉलोनीज़ जो होंगी उनकी जो है ना कॉमेट्स टेल अपीयरेंस, कॉमेट्स वो जिसको हम कहते हैं कुतुब सितारा या क्या होता है पता नहीं, वो जो टेल वाला जो स्टार होता है ना उसको कहते हैं हम कॉमेट्स, तो उसकी तरह का हमें कॉलोनीज़ दिखेंगी। उसके अलावा हम पीसीआर करा सकते हैं, उसके बाद हमें लेजा करा सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट बैसिलस एंथ्रेसिस।